ये डरावना वीडियो नेपाल का है। ये इमारत 5 मंजिला है और पानी उससे भी ऊंचा, और जो लोग यहां खड़े थे उन्हें 10 सेकंड का भी मौका नहीं मिला। ये तस्वीर नेपाल तिब्बत बॉर्डर की है, तिब्बत के इमिग्रेशन सेंटर की, जहां 1 सेकंड पहले सब कुछ ठीक था और अगले सेकंड सब कुछ खत्म हो जाता है। ये तबाही जो आज नेपाल ने झेली, इसे पूरी दुनिया ने आज देखा, और जब देखा तो दुनिया की रूह कांप गई, क्योंकि तिब्बत से निकला सैलाब नेपाल को रौंदता हुआ गुजरा है। हिंदुस्तान इसको लेकर इसलिए व्यथित है क्योंकि नेपाल के साथ साथ इसमें हमारे भी 105 लोग लापता हैं। वो लोग जो भोलेनाथ के दर्शन करने कैलाश जा रहे थे, अब उनके घरों का फोन नहीं लग रहा। 30 से ज्यादा जवान थाने समेत बह गए हैं। जो बचाने वाले थे वो खुद लापता हैं। 60 मजदूर सुरंग के अंदर थे और सुरंग के मुंह पर पूरी की पूरी नदी आ गई। बांध टूटा, हेलीकॉप्टर बचाने पहुंचा था, लेकिन खाली लौटना पड़ा क्योंकि उतारने के लिए जमीन ही नहीं बची थी। और ये पानी रुका नहीं है, ये गंडक बनकर बिहार आ रहा है। 8 जिले अलर्ट पर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा खौफ इन तस्वीरों का है तो आप गलत हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खौफ लापरवाही का है। 13 महीने पहले इसी नदी में यही तबाही आई थी, जांच हुई थी, रिपोर्ट बनी थी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि यह दोबारा होगा, लेकिन शायद सब कुछ रिपोर्ट में ही फाइल हो गया, और उसके बाद कुदरत ने वो दिखाया जिसका अंदेशा उसने पहले दिया था। इसलिए कुदरत का सरप्राइज नहीं है। नेपाल जो झेल रहा है वो डिक्लेयर की गई मौत है, बस तारीख आनी बाकी थी। और इसीलिए आज सवाल नेपाल की इस त्रासदी को लेकर है कि जब सब कुछ पता था तो सैकड़ों जिंदगियां उस रास्ते पर किसने छोड़ी। क्या यह प्राकृतिक आपदा है या फिर इसके लिए जिम्मेदार हैं हम? नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा, और आज नेपाल के लिए सारी दुनिया दुआएं कर रही है। लेकिन दुआओं के साथ साथ आज हम ये समझेंगे कि यह पानी आया कहां से। 13 महीने पहले जब वार्निंग दी गई थी तो फिर उससे सबक क्यों नहीं लिया गया? 26 अगस्त बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे तिब्बत की तरफ से लिंदे नदी में कुछ होता है, गड़गड़ाहट। चश्मदीद बताते हैं कि ऐसी आवाज आई जैसे ज्वालामुखी फटा, और ये नदी नीचे आकर कहलाती है भोटे कोशी। वहां से चली तो सीधे उस दरवाजे पर पहुंची जहां से नेपाल चीन का सारा व्यापार गुजरता है। फिर वहीं पर बॉर्डर पर वो दरवाजा जहां से भोलेनाथ के यात्री तिब्बत में घुसते हैं, कैलाश जाते हैं। यानी उस सुबह मौत ने वो दरवाजा चुना जहां सबसे ज्यादा लोग खड़े थे, ट्रक वाले, मजदूर, पुलिस वाले और यात्री। इसके बाद 9 बजे रसू वागड़ी पहुंचता है ये सैलाब, और यहीं पर वो सीसीटीवी वाला सीन आता है। कस्टम, ट्रक, इमिग्रेशन सब बह जाता है। 9:15 बजे जिले के सबसे बड़े अफसर तक खबर पहुंचती है। तब तक पानी टिमुरे बाजार को निगल चुका है। और यहां पर एक बात नोट करने वाली, पूरी कहानी इसी पर है। उस दिन रसुआ में बारिश नहीं हो रही थी। खुद जिला अफसर ने कहा, यानी ये बादल फटने वाली बाढ़ नहीं थी, ये पानी कहीं और से आया था। पानी दौड़ता है, रास्ते में जो आता है, गांव बाजार सबको निगलता चला गया, बस्तियों को। जितनी तेजी से आया उतनी तेजी से गुजर गया, और पीछे कीचड़, मलबा, सन्नाटा सब छोड़कर चला गया। इस तबाही का अगर आप हिसाब लगाएंगे तो आप जानते हैं नेपाल में इस पानी में क्या क्या निकला। सबसे पहले रक्षकों को निकला। बॉर्डर से लेकर नीचे घाटी तक 3 के 3 पुलिस पोस्ट बह गए। 32 जवान लापता हैं, यानी जिनकी ड्यूटी थी बचाना, उन्हें ढूंढा जा रहा है। दूसरा, सुरंग के 60 लोग। लंगटांग हाइड्रो प्रोजेक्ट पहाड़ के पेट में अंधेरे में काम चल रहा था, बाहर क्या हो रहा था कोई अंदाजा नहीं। सुरंग के मुंह पर पूरी नदी आई, अंदर से कोई खबर नहीं, सब बर्बाद। तीसरा, हेलीपैड बह गया, हेलीकॉप्टर को लौटना पड़ा, सड़कें कटी हैं, फौज के जवान चट्टानों के सहारे बच्चों को निकाल रहे हैं। बांध, उनको नुकसान पहुंचा। 216 मेगावाट के अपर त्रिशूली प्रोजेक्ट का बांध टूटा तो पहाड़ जितने सैलाब में बांध का रुका पानी भी जुड़ गया, त्रिशूली बाजार में घुसा और सब बहा ले गया। 13 पावर प्रोजेक्ट सब ठप में, और इंसान 22 मौत की पुष्टि हुई है। लेकिन यह आंकड़ा छोटा है क्योंकि लगभग 400 से संपर्क टूटा है। 291 विदेशी हैं, 105 भारतीय हैं, 37 एनआरआई हैं। सबसे ज्यादा तो कैलाश रूट पर है। अब एक ऐसी विडंबना है कि शिव के दर पर जाने वाले शिव की झीलों के रास्ते में फंसे हैं। हालांकि सभी लापता का मतलब मौत नहीं है। टावर बहे हैं, रास्ते कटे हैं, लोग सुरक्षित मिल भी रहे हैं, आंकड़े हर घंटे बदल रहे हैं, लेकिन डर है। सीमा पार और बुरा हाल है। तिब्बत की वो पोर्ट जहां से कैलाश यात्री एंट्री करते हैं, वहां दर्जनों लोग बहे हैं। हालत ऐसी है कि खुद चाइना के शी जिनपिंग को सर्च का आदेश देना पड़ा। इधर नेपाल के पीएम बालेन शाह ने नदी किनारे लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। भारत भी मदद की बात कर रहा है। कहा जा रहा 88 को जिंदा बचाया गया है, 12 हेलीकॉप्टर लगे हैं। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। ऊपर पहाड़ों में पानी अभी भी रुका है। प्रशासन ने साफ कहा है कि एक और दीवार कभी भी टूट सकती है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब बारिश नहीं हुई तो नेपाल में पहाड़ जितना पानी आया कहां से? और जवाब बड़ा आसान है। हिमालय के ऊपर ग्लेशियर है, बर्फ के पहाड़, धरती गर्म हो रही है, ये पिघल रहे हैं, और पिघला पानी कई बार ग्लेशियर के ऊपर ही झील बना लेता है। और इसी झील की दीवार क्या है? चट्टान नहीं, बर्फ का मलबा। एक दिन टूटता है और पूरी झील एक झटके में नीचे। विज्ञान इसे ग्लोफ कहता है, देसी भाषा में पहाड़ पर टंगा पानी का बम। काठमांडू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बर्फ का पहाड़ नदी में गिरा, नदी ब्लॉक हुई, पीछे पानी जमा हुआ और वो दीवार फटी। उसी सुबह तिब्बत में 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था।
अब कोई कह रहा भूकंप ने गिराया, कोई कह रहा झील फटी, सब अलग अलग चला रहे हैं। लेकिन सच ये है कि ये बम इस घाटी में पहले ही फट चुका था। हमें पता था कि यहां ऐसा हो सकता है, तैयारियां नहीं थी। 8 जुलाई 2025 को यही नदी, यही तिब्बत में तालाब लेकर आई थी। 9 मौत हुई थी, 19 लापता थे। नेपाल चीन को जोड़ने वाला फ्रेंडशिप ब्रिज बह गया था और कैलाश यात्रा का रूट महीनों के लिए टूटा था। तब नेपाल सरकार, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की सैटेलाइट रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया था कि फिर हो सकता है। और इसीलिए आज कुछ सवाल हमारे नेपाल सरकार से हैं कि एक सायरन की कीमत कितनी होती है। जुलाई 2025 के बाद यह हिसाब किसी ने क्यों नहीं लगाया? तिब्बत के टिमरे तक पानी को पहुंचने वक्त लगता है, 10 मिनट की वार्निंग सैकड़ों जाने बचा लेती, पर वो 10 मिनट किसने खाए? सवाल नंबर 2 चीन से भी है। झील तिब्बत में है, मॉनिटरिंग चीन के हाथ में है। जुलाई 2025 के बाद नेपाल के साथ रियल टाइम क्या डेटा शेयरिंग शुरू हुई थी? और अगर हुई थी तो फिर यह दिन क्यों देखना पड़ रहा है? ये सारे सवाल हैं। और मान लेते हैं कि हर झील मॉनिटर नहीं कर सकते, कम से कम घाटी में सायरन तो लग सकते थे। उस घाटी में जहां 13 महीने पहले तबाही आई थी। कई तस्वीरें ऐसी हैं जो डराने वाली हैं, जैसे जेसीबी ड्राइवर वाली रही। नहीं पता था, जैसे हमको नहीं पता, सब काम कर रहे थे। और सच यही कि जलजला पूछ कर नहीं आता, कोई अलर्ट नहीं, कोई सावधानी नहीं, कोई मैसेज नहीं, एक आवाज, सब खत्म। ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। और इस तबाही ने इंसान के भगवान तक को नहीं छोड़ा। यह तबाही का पानी 100 किलोमीटर दौड़कर नारायण घाट तक पहुंचा, जहां भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, उनके चरणों तक गया, शांति के प्रतीक तक। कैलाश के पैकेज बनाने वाली ट्रैवल एजेंसियां जो जानती थी इसी रूट पर तबाही आई है, क्या उन्हें यात्रियों को बताया था कि रूट कितना हाई रिस्क है? हाई रिस्क का कागज साइन करवाया था? नहीं। 13 महीने पहले जब हमने बताया, इसी पर ग्लॉफ आया था। तो भारत सरकार के लिए भी सवाल है, क्या कैलाश यात्रा के लिए कोई एडवाइजरी थी, कोई रिस्क असेसमेंट, जो इतने सारे नागरिक पहुंच गए? ये बम सिर्फ नेपाल के ऊपर नहीं टंगे। अभी चमोली में 2021 में 200 से अधिक मौत, सिक्किम में। ये जो बम हम जिनका जिक्र कर रहे हैं, जो डैम बहने की बात कर रहे हैं, ये हमारे यहां भी उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, सब जगह लटके हैं। सिक्किम के बाद हमारे यहां कितनी झीलों पर वार्निंग सिस्टम लगे, कितने प्रोमिसेस पूरे किए गए? ये सारे सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो आसान शब्दों में अगर इस पूरी कहानी को समेटे तो 26 अगस्त की सुबह तिब्बत से आई पानी की दीवार ने नेपाल का रसुआ निगल लिया। 22 मौतें हुई हैं, सैकड़ों लापता हैं। कुदरत ने किया है, सच है, लेकिन यह अधूरा सच है। पूरा सच यह है, कुदरत ने 13 महीने पहले रिहर्सल किया था, वार्निंग दी थी, लिखित दी थी, लेकिन हम नहीं समझे। बाढ़ कुदरत भेजती है, लेकिन बिना वार्निंग के मौत वो सिस्टम भेजता है। बाकी आपका कोई अपना फंसा हुआ है तो भारतीय दूतावास काठमांडू के इमरजेंसी नंबर स्क्रीन पर हम आपको बता दे रहे हैं, +977 9851 316 और भी कुछ नंबर है 9851 289 445। हिम्मत मत हारिए, लोग मिल रहे हैं, जो अपडेट होगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इन घटना को आप प्राकृतिक घटना मानते हैं या इंसान की लापरवाही का नतीजा, या दोनों? जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।